नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। आज ये कार्यक्रम एक थोड़ा विलंब से इसलिए है कि ये शनिवार की शाम को 8 बजे हम लोग बात करते थे, लेकिन चूंकि कल टॉकाथॉन था और एक लंबा दिन भर का कार्यक्रम था, इसलिए नहीं बात हो पाई। तो आज हम लोग दिन में रविवार को इसकी बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे बड़ी तो एक बहुत ही सफल G20 का आयोजन, मतलब इतने देश के लोग आए, एक बड़ा अचीवमेंट भारत के लिए। यूरोपियन यूनियन के साथ साथ अब अफ्रीकन यूनियन भी इसकी भागीदारी हो गई। लेकिन हम लोग तो थोड़ा पॉलिटिकल बात इसलिए कर लें क्योंकि हमारा तो एक नजर घरेलू राजनीति पे रहती है। ग्लोबली तो बहुत फायदा हुआ है, देश का एक अच्छा एक स्थान मिला और बहुत से लोग आए। लेकिन दो चीजों पे अगर तौलें इसको, एक ग्लोबल फायदा और एक घरेलू राजनीति में फायदा, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मोदी जी की एक नजर बिल्कुल अपने घरेलू राजनीति पे थी। मेरे ख्याल में कुछ लोगों ने, हालांकि वो जापान के एक राजनयिक ने भारत के विपक्ष के हवाले से बोला है, लेकिन बोला है कि जिस तरह से पूरा पटा पड़ा है दिल्ली केवल मोदी जी की फोटो से, उसमें इंडिया तो पीछे था लेकिन मोदी जी आगे थे दोनों चीजों पे। अब सफल आयोजन, देश के लिए अच्छा, लेकिन घरेलू राजनीति और उसमें ज्यादा फायदा किसका हुआ है? देखिए, मुझे तो लगता है कि मोदी जी ने इसमें एक तीर से दो शिकार किए हैं और वो पहले दिन से ही ऐसा करना चाहते थे। जब याद कीजिए, साल भर पहले जब G20 की मेजबानी उन्हें मिली थी, अध्यक्षता मिली थी, तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था, अखबारों में लेख भी लिखा था, ऑन रिकॉर्ड है मेरा कथन भी और लेख भी, कि मोदी जी इस कार्यक्रम का 2024 के चुनाव के लिए जो फील गुड नैरेटिव है उसको बनाने के लिए इस कार्यक्रम का दोहन करेंगे। और ये काम उन्होंने सफलतापूर्वक किया है। इस काम को करने से उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता था। उनसे गलतियां हो सकती थी इस काम में। अगर मान लीजिए कि इंडिया के बनाए हुए, भारत मोदी जी के बनाए हुए ड्राफ्ट के ऊपर, उद्घोषणा के मसवदे के ऊपर पूर्ण सहमति नहीं बनती तो ये पूरा मजा इतने बड़े कार्यक्रम का किरकिरा हो जाता। लेकिन उसमें पूर्ण सहमति भी बन गई जो पिछले वाले G20 के सम्मेलन में नहीं बनी थी। तो ये सब करके मोदी जी को दो तरह के फायदे हुए हैं। पहला फायदा तो ये हुआ है कि उन्होंने शीर्ष स्तर की नहीं, लेकिन एक मिडिल पावर की जो कैटेगरी होती है दुनिया में, उस मिडिल पावर की कैटेगरी में अपना नाम दर्ज कर लिया है। अपना और अपने जरिए भारत का नाम उन्होंने दर्ज कर दिया है। अब ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में वो दावा कर सकते हैं कि उन्हें पंच की हैसियत प्राप्त हो गई। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जो वोटरों का पिरामिड है भारत में, उसका जो ऊपरी हिस्सा है 15 से 20% का, जो महंगाई प्रूफ होता है कि उसकी आमदनी 3-4 लाख रुपए महीने से शुरू होती है, और जो बेरोजगारी प्रूफ भी है, जो लगातार भारत को पश्चिमी अर्थों में आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, तो वो मोदी जी का पहले से ही मुरीद था। मोदी जी के पहले से उसके साथ अच्छे संबंध थे। अब उसका मोदी जी से और भी घनिष्ठ संपर्क हो गया होगा। वो मोदी जी का पूरी तरीके से मोदी समर्थक में बदल चुका है और अगले चुनाव में किसी और विकल्प के बारे में वो सोचेगा भी नहीं। जहां तक बीच का हिस्सा जो पिरामिड का है, बीच के हिस्से को भी यह सब कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। देखिए, मेरे जैसा व्यक्ति ये चाहता है कि कनॉट प्लेस में चहल पहल भी बनी रहती और ये कार्यक्रम भी हो रहा होता प्रगति मैदान में। लेकिन हो सकता है कि सुरक्षा के ऐसे कुछ पहलू रहे हों कि अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती तो सारी दुनिया के सामने भारत को जवाबदेह होना पड़ता। भले ही हम मोदी जी की खिल्ली उड़ा लेते, लेकिन दरअसल उससे कुल मिलाकर भारत का नुकसान होता। तो ये उन्होंने जो किया वो थोड़ा सा दिक्कत तलब मुझे लगता है लोकतंत्र की दृष्टि से। एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उसमें आप पूरी नई दिल्ली को खाली करा दें और उसमें केवल मोदी जी के ही बड़े बड़े, उसमें केवल सुनसान नई दिल्ली के अंदर तमाम आपके विदेशी मेहमान घूम रहे हैं, सुबह की वॉक कर रहे हैं या कुछ और दूसरे कामों में लगे हुए हैं। उसकी बजाय अगर जनता होती, थोड़ी चहल पहल होती, भले ही नियंत्रित होती, तो बहुत अच्छा रहता, सोने में सुहागा रहता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बहरहाल, मोदी जी इस कार्यक्रम से जो हासिल करना चाहते थे उसे हासिल करने में मेरा मानना है कि वो 100% कामयाब रहे हैं। भारत में अपने मतदाताओं के बीच में जो उनकी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो एड्रेस कर रहे थे, उसको उन्होंने इससे एड्रेस कर लिया है। दुनिया के पैमाने पे जो हासिल करना चाहते थे उसको भी वो हासिल कर लिया है। खतरा इसमें एक ही है। खतरा यह है कि अगर वो विदेश नीति को, इस खतरे के भी दो पहलू हैं। पहला यह है कि अगर वो विदेश नीति को चुनाव का एक पहलू बनाएंगे, इलेक्शन का एक फैक्टर बनाएंगे, तो उनके गले फिर चीन वाला मसला पड़ेगा, जिसपे सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी हाल ही में कहा है कि वो
अगले महीने तक या 2 महीने में चीन जो है अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा कर लेगा। तो वो इस तरह की घटना जब होगी तो वो भी फिर मोदी जी की चुनावी संभावनाओं को विपरीत दृष्टि से प्रभावित करेगी। तो ये एक खतरा इसके अंदर है। दूसरा खतरा ये है कि जब आप मिडिल पावर श्रेणी में चले जाते हैं तो वो एक तरह का ट्रैप भी है, क्योंकि मिडिल पावर से निकलने के लिए आपको एक बहुत बड़ी छलांग लगानी पड़ेगी। आपको मिडिल पावर से अगर बड़ी ताकत में पहुंचना है, अमेरिका की हैसियत में पहुंचना है, चीन की हैसियत में पहुंचना है, तो आपको उसी स्तर की अर्थव्यवस्था बनानी पड़ेगी, उसी प्रकार की सामरिक शक्ति बनना पड़ेगा। और इन दोनों मामलों में भारत बहुत ज्यादा पीछे है। तो ये भी एक समस्या है कि भारत मिडिल पावर में अगले 100 साल तक रह सकता है जी। तो ये समस्या। और जब 2, 3, 4 साल के अंदर आप उस मिडिल पावर ट्रैप से बाहर नहीं निकलेंगे, तब फिर लोग आपका गिरेबान पकड़ के पूछना शुरू कर देंगे कि भाई अभी तक आप मिडिल पावर में क्यों फंसे हुए। जी जी मैम साहब, एक चीज और थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा एक सेंसिटिव बात है और आपसे समझना है, ये जब शुरू हुआ था G7 से G20 हुआ, ये मूल रूप से वित्त मंत्रियों का समूह था जो देशों की आर्थिक व्यवस्था को ज्यादा कर, लेकिन आज ये कहीं घूम फिर के ये ज्यादा कुछ विदेश नीति पे अब केंद्रित हो गया है, एक। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि G20 में भारत को तो फायदा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा यहां से अगर कोई निकल रहा है तो अमेरिका इसका फायदा लेके निकल रहा है, क्योंकि यूक्रेन का नाम भी ले आया। और जो उसकी एक मुराद थी कि कहीं से यूक्रेन को, क्योंकि बार बार अगर आपको याद हो, बाली में भी एक बड़ी बात ये हुई थी कि भाई आप, ये कोई वो फोरम नहीं है जहां पे युद्ध की बात हो और विदेश, लेकिन अमेरिका इसमें सफल रहा, भले ही वो भारत के थ्रू रहा। इस पे एक टिप्पणी, क्योंकि अब देखिए G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना 90 के दशक में हुई थी। उस वक्त एशियाई अर्थव्यवस्थाएं संकट के दौर से गुजर रही थी। तो G20 दरअसल एक आर्थिक समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इसी का फोरम है। इसका अनूठापन इस बात में निहित था कि केवल ये एशियाई देशों का संगठन नहीं था, केवल ये गुटनिरपेक्ष देशों का मंच नहीं था। इसके अंदर अमीर देश भी थे और विकासशील देश भी थे, और विकासशील और अमीर होने के बीच में जो देश फंसे हुए हैं वो देश भी थे। यानी एशियाई देश तो सब बड़े पैमाने पे थे ही, अफ्रीकी उसके अंदर नहीं थे, तो अब अफ्रीकी इस बार भी आ गए। अगली बार ये G21 होगा, और बीच बीच में इसकी सदस्य संख्या घटती बढ़ती रहती है। एक बार इसमें 30 से ज्यादा सदस्य हो गए थे, तब ये G31 होने के स्तर में था, फिर उसमें से सदस्यता कम हुई है। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि इसमें न केवल राष्ट्राध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि भाग लेते हैं, बल्कि इसमें दुनिया के बड़े बड़े जितने भी आर्थिक संगठन हैं, वित्तीय पूंजी के निजाम को चलाने नियंत्रित करने वाले संगठन हैं, वो लोग भी सब पूरे अमले के साथ में इसमें आते हैं। तो मुख्य तौर पर तो ये आर्थिक संगठन ही है। अब ये एक हकीकत है, हम लोग भले ही समीक्षक के तौर पर पीछे रह जाते हो, इसमें ज्ञान में कमी होने के कारण, दिलचस्पी में कमी होने के कारण, अर्थनीति जो है वही राजनीति को चलाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि राजनीति उससे अलग हो गई है, लेकिन जो इकोनॉमी है वही पॉलिटिक्स को संचालित करती है। सारी दुनिया के अंदर यही स्थिति है। यानी हम यही तो हम लोग रोना रोते रहते हैं कि भारत में आर्थिक प्रश्न जो है वो चुनावी मुद्दा नहीं बनता है, लेकिन हम चाहते हैं कि बने। प्रोफेसर साहब, कौटिल्य का अर्थशास्त्री था जो मूल रूप से अर्थशास्त्र था, जो राजनीति को नहीं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र वो उस जमाने में संस्कृत में अर्थ का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं होता है, वो तो राज्य शास्त्री है वहां, मतलब उसका। हाँ, वहां पर स्टेट बिल्डिंग की प्रक्रियाएं कैसी हों, वो पूरे में उसमें यही है कि आप किसको क्या महत्व दें, फौज कैसे भर्ती करें, उसके जितने भी अध्याय हैं, मैंने बहुत ध्यान से उसको देखा है, तो उसमें सारा का सारा वो इकोनॉमी पे कम है, सारा का फोकस जो है ना, इसीलिए उसकी तुलना मैकियावेली की किताब जो है प्रिंस, जो कि उसके मुकाबले बहुत हल्की किताब है मैकियावेली की प्रिंस, वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र अलग तरह की चीज है, उससे की जाती है। तो लेकिन मैं आज के जमाने की स्थिति यह है कि जो आर्थिक विकास क्रम है, क्योंकि देखिए 18वीं सदी में एडम स्मिथ वगैरह ने जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव बनाया, पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो पर्सपेक्टिव बनाया, उसके बाद से आज तक दुनिया के मर्म में पॉलिटिकल इकोनॉमी का ही वही पर्सपेक्टिव है। यूरोप नॉर्थ जो है, ग्लोबल नॉर्थ है, वो चाहता है कि ये फोकस यहीं पे बना रहे, जिसकी वजह से संस्कृति और राजनीति वगैरह इनके ऊपर वो उसकी संचालक हो जाती है। आपकी संस्कृति भी उसके मुताबिक बदलती है, आपकी राजनीति भी उसके मुताबिक बदलती है। अब इस चीजों को देखना, समझना और उसको डिकोड करना और विश्लेषित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप राजनीति पे फोकस पूरा देते हैं, हम लोग राजनीतिक
समीक्षक हैं, कार्यक्रम राजनीति के इर्द गिर्द होता है, लेकिन उसके अंदर अदृश्य रूप से अर्थव्यवस्था जो है अपना काम करती रहती है। जी जी जी। नहीं, मैं एक और चीज, क्योंकि मैं कल यशवंत सिन्हा साहब से मैंने बातचीत की थी इसी विषय पे। 99 में जब हुआ तो ये IMF और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग के दौरान ही, जब इन लोग वॉशिंगटन में थे शायद, वहां पे इसका बीज पड़ा, और 2001 में भारत इसकी अध्यक्षता किया। उस समय जो G20 का वित्त मंत्रियों का ग्रुप था। फिर हिंदुस्तान में पहला वो भी हुआ 2002 में, जिसमें जसवंत सिंह साहब जिसके मतलब अध्यक्ष थे उस समय। हाँ, मालूम। मैं इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ा दूं। ये जो सब कुछ हुआ, लेकिन उसमें एक कहीं, जिसको कसक कह लीजिए या एक कमी कह लीजिए, मुझे दो चीजें हैं। एक चीज तो भाई जैसे भी हो, लेकिन सोने की थाली और चांदी की थाली में खिलाना थोड़ा मुझे अजीब सा लगा कि ये कुछ मतलब वो गले नहीं उतरी वो बात। जैसे आप कह रहे हैं ना कि लॉकडाउन करके आयोजन करना, अब ठीक है, उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन सोने की थाली में खिलाने का कोई कारण नहीं समझ में आता भारत जैसे देश में या किसी भी जगह। दूसरा, खड़गे जी को आप नहीं बुला के और उसको फिर जस्टिफाई कर रहे हैं। भाई भारत की ताकत और भारत की इज्जत भारत के लोकतंत्र की वजह से, और लोकतंत्र में विपक्षी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। अब उसमें आप पुराने वो कुछ भी निकाल लें, उसको जैसे भी जस्टिफाई करें, लेकिन इन दो चीजों पे, सोने की थाली में खाना और खड़गे जी, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि विपक्ष को पूरी उदारता के साथ इसमें बुलाया जाना चाहिए था। इस आधार पर नहीं होना चाहिए था किसके पास कौन सी हैसियत है, विपक्ष का नेता कौन है, वो तकनीकी रूप से उसकी हैसियत है कि नहीं। इस सब के बावजूद भी पूरी उदारता के साथ सभी को निमंत्रित करना चाहिए था। राष्ट्राध्यक्षों से खुद प्रधानमंत्री द्वारा उनकी मुलाकात कराई जानी चाहिए थी। जवाहरलाल नेहरू ये काम करते थे। जब कोई विपक्षी नेता वगैरह आते, जब कोई विदेशी नेता बड़े आते थे या कोई कार्यक्रम होता था, तो नेहरू जी विपक्ष के नेताओं को और संसद के जो वरिष्ठ सांसद वगैरह होते थे, भले कांग्रेस के, सबको ले जाते थे, उनके बीच में एक समागम, एक बातचीत कराई जाती थी। तो वो बड़े पैमाने पर अगर वो प्रोफेसर साहब, शायद अब अगर मैं गलत नहीं हूं तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को अटल जी को ये कह के मिलवाया था कि भाई ही इज गोइंग टू बी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। तो वो ये, हालांकि ये भाजपा की तरफ से उड़ाई गई एक मिथ भी हो सकती है कि उन्होंने किया था, तो मैं उस पर पूरा यकीन नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि नेहरू जी ऐसा करते थे और इसके प्रमाण मौजूद हैं। इससे मोदी जी का ये कार्यक्रम और भी बढ़िया होता। मेरा मानना है कि इसकी जो वैधता है, इसकी लेजिटिमेसी है, और भी ज्यादा चमकदार होती अगर वो ऐसा करते। लेकिन ये उनके पूरे प्रधानमंत्रित्व की एक खूबी या खामी रही है कि उन्होंने विपक्ष को कभी भी अपनी आम सहमति में शामिल करने की जहमत नहीं उठाई, और विपक्ष के साथ में उनके रिश्ते लगातार पहले दिन से ही काफी बिगड़े हुए हैं। इसमें विपक्ष की भी कुछ भूमिका हो सकती है कि मोदी जी को उन्होंने चुनाव जीत लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बातें कही जाती रही कि ये आदमी चुनाव जरूर जीत गया है लेकिन इस काबिल है नहीं, इस प्रकार की बात कही जाती रही। और नेहरू की शख्सियत को सामने रखकर, इंदिरा गांधी की शख्सियत को सामने रखकर वो तुलनात्मक रूप से मोदी जी को कमतर बताने की प्रवृत्ति उनके अंदर रही है। लेकिन मोदी जी को अपनी तरफ से, जब वो 10 साल पूरे करने जा रहे हैं अपने प्रधानमंत्रित्व के, और इतना बड़ा भारत में 1983 में भारत ने गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की मेजबानी की थी, उसके बाद ये सबसे बड़ी मेजबानी भारत कर रहा है। बीच बीच में बाइलेटरल और ट्राइलेटरल मेजबानियां करता रहा है भारत, लेकिन ये सबसे बड़ी मेजबानी है और इतनी भव्य है कि इसमें दूसरे G20 के जो राष्ट्राध्यक्ष वगैरह हैं वो सब भी आश्चर्यचकित रह गए हैं कि ऐसा भी किया जा सकता है। अब तो स्थिति यह है कि अगला G20 का सम्मेलन होगा तो उसको मोदी जी से थोड़ा मुकाबला करना पड़ेगा भव्यता के अंदर। तो इवेंट मैनेजमेंट में तो उन्होंने अपना कमाल दिखाई दिया है मोदी जी ने। मतलब एक कल्पनातीत किस्म का इवेंट मैनेजमेंट है, इतनी खूबसूरती, इतनी भव्यता, और ये सब करना, और 3 दिन के अंदर सब तरह के काम करना, सब राष्ट्राध्यक्षों से मिलना, हर तरह की बैठक में भाग लेना, कोणार्क के चक्र के सामने सबके साथ मिलकर तस्वीर खिंचाना वगैरह वगैरह, ये सब जो हो रहा है, इसमें मोदी जी की थोड़ी दाद हम लोगों को देनी चाहिए। और हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि ये जो 2 फायदे मोदी जी को हुए हैं विदेश नीति और ग्लोबल मंच के लिहाज से और वोटरों के लिहाज से, उनकी सीमाएं क्या है। मेरा मानना यह है कि ये जो सफलता है, इससे अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो भारत का जो इलीट वोटर है, ऊपर का जो 20% वोटर है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। सबसे कम प्रभावित हुआ होगा नीचे का 20% वोटर, और मझोले दर्जे के जो 60% वोटर्स हैं जो इस पिरामिड के बीच में हैं,
उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत इसका प्रभाव पड़ा होगा, लेकिन अंततः वो महंगाई और बेरोजगारी और सुशासन जैसे मुद्दों और डिलीवरी जैसे प्रश्न के ऊपर ही वोट देंगे। नहीं, और मैं उसपे भी थोड़ा एक आपका एक वक्तव्य चाह रहा था, ये सोने की थाली में खाना परोसना, ये जरा मुझे मेरे गले उतरा नहीं है। नहीं, मेरे गले भी नहीं उतरा। देखिए, ये असल में भारत में सोने और चांदी को लेके और उसको भव्यता का, और जिसे कहते हम, हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम अपनी सबसे अच्छी क्रॉकरी निकालते हैं जो रखी रहती है अलमारी में। मतलब कम से कम मेरे घर में तो यही था कि जब मेहमान आता है तो वो कांच वाला सेट निकालो भाई, उनको सफाई करो उनके सामने पेश करने के लिए। तो हम अपने मेहमानों को बेहतर से बेहतर बर्तनों में खाना खिलाना चाहते हैं। तो इसके पीछे अगर ये धारणा है तो ठीक है, लेकिन उसको सोने और चांदी की उसमें क्यों किया गया, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके ऊपर गौर करना चाहिए कि हम लोगों की जो भव्यता और जो समृद्धि हमने विदेशी मेहमानों के सामने दिखाई है, वो दरअसल न तो भारतीय समाज की इस तरह की प्रवृत्ति है, और मतलब समृद्धि का एक प्रदर्शन इस तरह से नहीं होना चाहिए। और दूसरे, हम लोग एक लो इनकम कंट्री हैं, और लो इनकम कंट्री के नाते जो उसकी जो असलियत है, उस असलियत को भी उन सोने और चांदी की थालियों की आड़ में छिपाया जाता है। जी, क्योंकि कल ही वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी वो एक तुलनात्मक सब लिखा है कि कौन किसके पास कितनी एरिया, कितना पॉपुलेशन, और उसमें हिंदुस्तान, भारत जो है सबसे नीचे पायदान पे खड़ा हुआ है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। खैर, 142वां नंबर है भारत का, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से 142वां नंबर है। जीडीपी के जो आंकड़े दिखाए जाते हैं मुझे फर्जी लगते हैं। नहीं, और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ G20 में हम अपनी आखिरी पोजीशन को बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं, उससे हम हिल नहीं रहे हैं। मतलब हम पिछले जब से चालू हुआ तब से भारतीय अर्थव्यवस्था की दो खूबियां, मैं आपके मौका देते ही बात, दो खूबियां हैं। एक तो खूबी यह है कि ये बहुत बड़ी और विविध है, तो इसकी वजह से इसके अंदर उसकी जो, जब एक सेक्टर कमजोर होता है दूसरा सेक्टर उसको संभाल लेता है। इस चक्कर में जैसे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का श्रीराजा ढहा है, वैसे ही भारतीय अर्थव्यवस्था का ढहने की, एक तो इसमें रेजिलियंस बहुत है भारतीय अर्थव्यवस्था में, लेकिन दूसरी तरफ ये लो इनकम इकोनॉमी के ट्रैप से निकल नहीं रही है बाहर। जी, वो वहीं फंसी हुई है। जी, मैं अब इस सारे उसके बाद अब थोड़ी घरेलू राजनीति पे आ जाऊं। ये सारा आयोजन इतना बढ़िया हो रहा था, और कल मुझे, परसों मैंने कहा भी, मोदी जी जब परसों का डिनर खा रहे होंगे और उसमें जब मिठाई खा रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं कंकड़ की तरह घोसी का हार भी आ गई हो। वो परसों घोसी के हार को, हालांकि अगर आप कल रवीश कुमार का वो देखिए, दैनिक जागरण ने उसमें उसको लिखने में भी तकलीफ हुई है कि घोसी में हारे। उन्होंने लिखा है भाजपा ने अपनी 3 सीटें बरकरार रखी। कमाल का, मतलब कुछ उन्होंने हेडिंग ही वैसी दे दी, और रवीश ने एक लंबा उस पर एपिसोड किया। घोसी में इसलिए बात कर रहा हूं कि घोसी में 10% वोट कम पड़े जो पिछली बार पड़े थे उससे। वहां करीब 4 लाख, 4.5 लाख वहां वोटर है, 45,000 वोट कम पड़े। पिछली बार के मुकाबले, 2022 के मुकाबले सपा के वोट परसेंटेज तो बढ़ाई, वो तो 57%, नंबर ऑफ वोट्स भी बढ़े। मतलब पिछली बार के मुकाबले वो 1,08,000 मिला था, इस बार 1,21,000 या 1,22,000 मिला। और भाजपा के वोट नंबर्स में भी घटे। मैं सिर्फ इसलिए समझना चाह रहा हूं, और वहां पे बीएसपी का कैंडिडेट था जो इस बार नहीं लड़ा, पिछली बार उसको 54,000 वोट मिले थे। ये एक गुत्थी थोड़ी ये है कि ये बीएसपी का वोटर, अब ये तो मायावती जी सबसे अच्छा बताएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बाई एंड लार्ज ज्यादा इस समय उसने, मतलब जो इंडिया गठबंधन है, या गठबंधन के तौर पे क्या, जो सपा के कैंडिडेट है सुधाकर सिंह, उनकी तरफ ज्यादा जाता हुआ दिखाई पड़ा है मेरे हिसाब से। देखिए, मैं तो घोसी को एक प्रयोग स्थल की तरह देखता हूँ, घोसी विधानसभा उपचुनाव को एक प्रयोग स्थल की तरह देखता हूँ। मायावती ने इसमें अपना उम्मीदवार नहीं दिया। मेरे ख्याल से मायावती भी यहाँ पे जो टेस्ट मायावती भी देख रही थी कि अगर हम यहाँ पे अपना उम्मीदवार नहीं देंगे तब देखें ये इंडिया गठबंधन क्या करता है। मायावती भले ही जोर शोर से ये कहती रहे कि हम इंडिया गठबंधन अवसरवादी है, ये है, वो है, हम उसके साथ नहीं जाएंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मायावती ने अपने विकल्प बंद किए हैं, उनके विकल्प खुले हुए हैं, और वो विधानसभा चुनाव का नतीजा देखने के बाद एक बार फिर से नया निर्णय लेंगी। क्योंकि उनके लिए भी अगर वो लोकसभा चुनाव फिर बुरी तरीके से अकेली लड़ी तो वो जानती हैं कि भाजपा को जिताने में मदद करेंगी और खुद उनकी अपनी दुर्गति हो जाएगी, बिल्कुल, और उसके बाद उस दुर्गति से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मायावती के लिए मैं अभी भी मानता हूं कि सबसे अच्छा होगा कि मायावती INDI गठजोड़ में शामिल हो जाएं, और अखिलेश, कांग्रेस और मायावती और बहुजन समाज पार्टी मिलकर जो है वो भाजपा का मुकाबला करें। ये मेरे ख्याल से एक ऐसी स्थिति होगी
जो मायावती के लिए भी फायदेमंद होगी। पिछली बार उन्होंने अखिलेश के साथ जब गठजोड़ किया था तो उस वक्त आप देखिए उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ था मायावती को। और आप वोटिंग के खाने में देखें तो काफी यादवों ने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिया था, बमुकाबले इसके जाटवों ने इतना वोट सपा उम्मीदवारों को नहीं दिया था। तो मायावती जो कहती हैं कि हमें गठजोड़ का नुकसान हुआ, वो गलत जानबूझ के गलत बयानी कर रही है। दूसरी बात है, कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया और अजय राय वहां पर चुनाव प्रचार करने भी गए। तो वो और ये जो प्रयोग सब हो रहा था, भाजपा ने भी देखा कि ये जो बंदा है, इसका नाम है ओम प्रकाश राजभर, हाँ, ये किस हद तक इसमें प्रभावी हो सकता है? तो मेरे ख्याल से एक प्रयोग स्थल के तौर पे था। सब लोग उसको, हमें घोसी के रिजल्ट के आईने में हमें 2024 के चुनाव को नहीं देखना चाहिए। जब लोकसभा का चुनाव होगा तो बिल्कुल स्थितियां बिल्कुल एकदम बदली हुई होंगी और परिस्थितियां बिल्कुल अलग तरह की होंगी। लेकिन हम लोग ये जरूर देख सकते हैं कि एकता में कितनी शक्ति है। आप कल्पना कीजिए कि वहां से बीएसपी का उम्मीदवार भी खड़ा होता, कांग्रेस का उम्मीदवार भी खड़ा होता, तो नतीजा क्या होता? हो सकता सुधाकर सिंह जीत जाते फिर भी, लेकिन ये जो जीत हुई है 42,000 वोटों की, ये ना होती। जी, मैं एक दो चीजें दर्शकों को के लिए बता दूं, क्योंकि दर्शकों को पता होना चाहिए 2022 के चुनाव में ना केवल बीएसपी और कांग्रेस, वहां पे जेडीयू का उम्मीदवार भी था, वहां पे आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भी था, वहां पे वीआईपी पार्टी का भी उम्मीदवार था। तो और उनको ठीक ठाक, उनको 2-3 हजार वोट मिले थे। तो ये सब लोग भी आज इंडिया, मतलब मुकेश सहनी तो ऑफिशियली अभी नहीं आए हैं, लेकिन मोर और लेस वो इंडिया गठबंधन के साथ ही दिखाई दे रहा है। एक चीज और भाई साहब, लेकिन मैं आपको इसलिए बता दूं, ये मायावती का कैलकुलेटेड बिल्कुल वो था, इसमें कहीं कोई वो नहीं था, क्योंकि 2 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए गए और किसके कहने से और कहां के प्रॉम्प्ट से खड़े हुए होंगे ये कोई मुश्किल काम। एक पीस पार्टी के द्वारा एक मुस्लिम कैंडिडेट हुए और एक जो बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी या जो भी उसका नाम है, उससे एक मुस्लिम कैंडिडेट आए थे। और ये कहां से प्रायोजित थे, बहुत साफ था। हालांकि उन दोनों लोगों को मिलकर करीब 5,000 वोट मिले। एक तीसरी बात मैं और आपसे, ये केवल इंडिया की शक्ति नहीं, सपा में भी आज शिवपाल ने जिस तरह से वहां खूंटा गाड़ के बैठ गए और एक तरफ उनके पास दर्जनों सांसद, दर्जनों मंत्री और दर्जनों यूपी के सारे नेता दौड़ रहे थे बीजेपी के, और इधर शिवपाल अकेले बैठ गए थे। तो ये भी एक बड़ी बात थी कि शिवपाल अगर अखिलेश के साथ आते हैं तो सपा की भी ताकत बहुत बढ़ती है। देखिए, शिवपाल जो है वो लंबे अरसे से, मुलायम सिंह जी के जमाने से संगठन का कामकाज देख रहे थे, तो संगठन में कार्यकर्ताओं से उनका बहुत अच्छा कनेक्ट है। लेकिन जो परिवार में जब झगड़ा हुआ तो उस झगड़े के कारण शिवपाल हाशिए पे चले गए और दरअसल उनकी जो सांगठनिक क्षमताएं हैं उनका सदुपयोग कर पाने में अखिलेश नाकाम रहे। उसमें कुछ अखिलेश की भी गड़बड़ियां और कमी रही, लेकिन अब अखिलेश शिवपाल जुड़ गए हैं। हालांकि अभी भी शिवपाल की भूमिका संगठन में उस तरह सुपरिभाषित नहीं है जिस तरह मुलायम सिंह यादव के जमाने में थी। और मेरे ख्याल से शिवपाल को संगठन के कामकाज में योजना पूर्वक लगाना चाहिए। उसका समाजवादी पार्टी को बहुत लाभ होगा और घोसी का चुनाव इसका प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी को भी अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखना पड़ेगा कि अगर घोसी में 18,000 ठाकुर वोट थे तो 18,000 ठाकुर वोट किधर गए? वो समाजवादी पार्टी के ठाकुर उम्मीदवार के साथ गए या भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, ये देखना पड़ेगा। उनको ये भी देखना पड़ेगा कि ओम प्रकाश राजभर के जो 54,000 राजभर वोटर हैं वो किधर गए। मायावती ने तो अपने वोटरों से ही कहा था कि आप घर बैठिए या नोटा पे बटन दबाइए। नोटा पे तो बहुत कम लोगों ने बटन दबाया, ना के बराबर। तो वो भाजपा के अंदर कितने लोग शिफ्ट हुए, कितने क्या हुए। और भाजपा ने अपने 2 उप मुख्यमंत्री और इतने सारे मंत्री वहां लगा रखे थे जो वहां दिन रात नुक्कड़ मीटिंगें कर रहे थे। उन सबका कोई नतीजा नहीं निकला। देखिए, ये जीत कोई छोटी मोटी, कोई 1,000-2,000 वोटों से होने वाली करारी टक्कर वाली जीत नहीं है। ये जीत तो इतनी बड़ी जीत है, इतनी लोकसभा चुनाव में भी इतने वोटों में जीत जाए कोई आदमी 50,000 वोटों में 40,000 तो सम्मानजनक होती है। विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत हो रही है, वो भी तब जबकि कुल वोट पहले के मुकाबले कम पड़े हैं। सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को घोसी की जनता ने, हर समुदाय ने बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज कर दिया। अब उनके पास जवाब नहीं है इस बात के, बिल्कुल चुप्पी है दूसरी तरफ। और चलते चलते एक अंतिम प्रश्न इसलिए क्योंकि हुए हैं सारे देश में जो उपचुनाव हुए हैं
उसमें भी INDIA गठबंधन ने अपनी छवि बेहतर की है। केवल त्रिपुरा में जो चुनाव हुआ है वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो जीती है उसमें पता ऐसा चला है कि कुछ मुसलमान वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिकता से वोट त्रिपुरा में दिया है और उसकी वजह से भाजपा वहां जीत पाई है। इसकी अभी थोड़ी देखभाल करनी जांचना होगा ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ और दरअसल वहां पर हुआ क्या। नहीं, क्योंकि इस बार CPM की बहुत बुरी हालत रही है। वो जहां पे भी चुनाव लड़ी, चाहे वो त्रिपुरा और चाहे वेस्ट बंगाल, दोनों जगह CPM का बहुत ही जनाधार खिसक गया है। जैसे वो 32,000 वोट और 3,000 वोट, मतलब इस तरह से तो चुनाव बिल्कुल ही अनइवनली बैलेंस था त्रिपुरा में। मैं चलते चलते एक अंतिम प्रश्न इसलिए क्योंकि मोदी जी को हर 2-4 दिन पे एक नई कुछ चीजें छोड़ने का वो है जिसमें पूरा देश उलझा रहा है। वो रूबिक क्यूब एक आता था पहले कि उसको ऐसे बनाते रहो, बन ही नहीं पाता है। उन्होंने अब एक नया इंडिया और भारत की एक डिबेट शुरू करवा दी। अपने आगे भी उन्होंने नेम प्लेट लगवा दी थी परसों कल, भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब कुछ लोग कह रहे हैं भाई ये असंवैधानिक है, ये आप प्रेसिडेंट ऑफ भारत नहीं, भारत के राष्ट्रपति लिख सकते हैं या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिख सकते हैं। ये क्या करना चाह रहे हैं मोदी जी? अब इंडिया को बिल्कुल भारत बना के छोड़ेंगे? देखिए, इसमें तो जो भाजपा के भाजपा को भी नहीं कहूंगा, एक मशहूर दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी हैं आर जगन्नाथन, जो बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं उनका लेख ध्यान से पढ़ता हूँ क्योंकि उसमें ये पता लगता है कि दक्षिणपंथी बौद्धिकता क्या सोच रही है। उन्होंने इस प्रश्न के ऊपर जो लिखा है मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा, उससे कुछ इसका जवाब मिल सकता है। वो सेकुलर नहीं है, वो वामपंथी नहीं है, वो कांग्रेसी नहीं है, वो उन्हें INDIA गठबंधन जीत जाए इससे उसमें कोई खुशी नहीं होगी उन्हें। लेकिन वो अपने लेख की शुरुआत यहां से करते हैं कि जब से INDIA गठबंधन बना है और उसने अपना एक्रोनेम इंडिया रखा है, उस वक्त से भाजपा दुविधा में फंसी हुई है। उसको लग रहा है कि उसके हाथ से जो राष्ट्रवाद की और भारत की, इंडिया की जो ठेकेदारी थी वो धीरे धीरे करके खिसकती जा रही है। इसलिए वो ऐसी कोई युक्ति तलाशना चाहती है जिससे वो लगे कि वो इंडिया नाम को अपने से थोड़ा दूर कर सके और भारत की जो अवधारणा है उससे अपने आप को दूर कर सके। तो उसके लिए ये तमाम द्रविड़ प्राणायाम जो हो रहा है नाम वाला, ये उसके लिए है पूरा का पूरा, इसके अलावा कुछ नहीं है। इंडिया नाम को संविधान में संशोधन करके हटाने की कोई जरूरत नहीं करते, ना इनका कोई कार्यक्रम है, क्योंकि उससे 14,000 करोड़ रुपए का भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा और फिर ये सीधा माना जाएगा कि ये लोग बहुत घबराए हुए हैं। लेकिन ये उन्होंने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है कि सरकारी जितना भी कामकाज होगा और उसमें हम लोग भारत का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए भी कोई आदेश नहीं जारी किया है। ये केवल एक राजनीतिक उपकरण के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, इसके लिए भारत सरकार चाहे तो आदेश जारी कर सकती है और जो आर्टिकल 1 है भारत के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो इसके लिए एक आदेश जारी करके कह सकते हैं कि अब सरकारी कामकाज में इंडिया की बजाय चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो या कोई और भाषा हो, भारत शब्द का इस्तेमाल होगा। ऐसा भी नहीं किया गया है, केवल ये एक थोड़ी सी राजनीतिक तिकड़म करके हवा बनाने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये नाम पर जिस तरह मद्रास का नाम बदल के चेन्नई कर दिया गया या कलकत्ता का नाम बदल के कोलकाता कर दिया गया या त्रिवेंद्रम का नाम बदल के तिरुवनंतपुरम कर दिया गया, कोचीन का नाम बदल के कोच्चि कर दिया गया, ये उस प्रकार की कार्रवाई भी नहीं है, उससे भी कमतर कार्रवाई है। मैं ऐसे एक राजनीतिक तिकड़म के अलावा और कुछ नहीं मानता हूँ। मतलब आप तिकड़म बोल रहे हैं, मैं इसको शगुफा बोल रहा हूँ कि जस्ट लोगों को सिर्फ काम पे लगा देने के लिए कि कुछ काम पे। एक ही बात है। तो दरअसल जब से इंडिया नाम विपक्ष ने अपना गठजोड़ कर रखा है, तब से आप देखिए कितने तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। ये उसमें सबसे ताजा उदाहरण ये है। लेकिन इससे उनको फायदा नहीं होगा, इससे नहीं होगा कि आम लोग जो है, अब मैं डिस्कोर्स के तौर पे भले कहता रहूं कि इंडिया जो है वो उपनिवेशवाद की छवि देता है, ठीक भी है, और भारत अधिक भारतीय है, लेकिन आम लोगों के लिए इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये 3 नाम जो है ना उनके गले उतरे हुए हैं पूरी तरीके से। उनकी जुबान से ये 3 नाम आप छीन नहीं सकते। नहीं, और मैं दूसरा क्या है कि अगर आप, ये भी फैक्ट है कि जब आप दुनिया के किसी देश में जाएंगे तो आप कहेंगे, आप भारत नहीं बोलेंगे, आपको इंडिया बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भारत को नहीं जानते, वो इंडिया को जानते हैं। खैर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। अगला हफ्ता शायद और चीजें, घटनाक्रम बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा, क्योंकि 18 को संसद में क्या होने वाला है शायद
अगली बात जब हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा पर्दा उठ चुका होगा। थैंक्स सो जी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।